हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने सेम 1 तक का अभ्यास है वो पूर्ण कर लिया है और उसके बाद हमने वह सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए, यानी कि एग्ज़ाम भी हुई थी हमारी। तो सब कुछ सही सही है, मार्क भी अच्छे मिलेंगे। और अब हमारा नया भाग भी शुरू कर रहे हैं, यानी कि सेम 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनमें पहला हमारा यह भाग है वो क्या रहेगा, एक काव्य है। बेटी नामक यह काव्य दिया गया है, जो कि एक बेटी के ऊपर या तो लड़की के ऊपर ये पूरा काव्य समझाया गया है। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन बुक वगैरह मुख्य शब्द लिखने की ज़रूरत हो तो साथ में रखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दिया गया बॉक्स है जिनमें उनकी समझ दी गई है। ये काव्य है, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है, तो उनकी जानकारी हम पहले प्राप्त करते हैं। क्या कहा कि पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। कि आजकल हम देखते हैं कि पहले एक ऐसा समय था कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, यानी कि एक तरह से कहे तो एक घर के काम से ही जुड़ी हुई थी, बाकी कुछ काम वो न जानती थी। पर आजकल देखें तो ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि स्त्रियां कहे, लड़की कहे, बेटी कहे या कोई भी हो, वो चाहे जेंडर के मामले में कहे, मेल हो या फीमेल हो, हर तरीके का काम वो कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि पढ़ने लिखने से लेकर तरक्की करना हो या तो दुनिया में उजियारा फैलाने की बात हो, नारी पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है, कि वो अपने तरीके से जीवन जीकर है, एक स्वाभिमान से, अपने एक मान सम्मान से वो जीवन है वो जी सकती है। वो सम्मान की अधिकारिणी है, कि उन्होंने इतना सम्मान पाया हुआ है कि उनकी वो अधिकारिणी, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, पुरुषों से भी कहीं कहीं तो बढ़कर उन्होंने काम किया हुआ है, तो इसकी वो अधिकारी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारी स्त्रियां जो है, इंदिरा गांधी को हम जानते हैं, हमारे भारत की बात करें तो लक्ष्मीबाई है, कई ऐसी स्त्रियां हैं जो राष्ट्रपति तक के ऊंचे पद पर पहुंच चुकी है, एक क्रांतिकारी भी रह चुकी है, प्रधानमंत्री भी है। तो ये तो बड़े बड़े ओहदों की बात हो रही है। यदि कंपनियों में देखें तो वहाँ पर भी नौकरियों में भी स्त्रियां अभी मिलती है, कारखाने में भी मिलती है, यहाँ तक कि हमारे आसपास के कई सारे ऐसे कामों में स्त्रियां हैं, अब आगे बढ़ चुकी है। तो ये सभी के लिए, समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए है, वह नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। फिर क्या कहा, अब इसी बात को लेकर यहाँ हमारा ये काव्य दिया गया। क्या कहा कि कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया। कि एक बालिका को लेकर, एक छोटी लड़की को, बेटी को लेकर है, उनकी आशा, वो क्या आशा रखती है, उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करना, वो कहना, और उसके द्वारा उसमें कितना आत्मविश्वास है, वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करना चाहती है, उन सभी बातों को है यहाँ पर काव्य के जरिए व्यक्त किया गया है। ठीक है, वैसे तो एक बार मैं जल्दी से बताया था, अर्थ समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वीडियो में भी समझौती के साथ ही यह पूरा काव्य है वो दिया गया है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि 2-3 बार फिर एक ना एक हो जाएगा। इसलिए कि बेटी हूँ मैं, बेटी तारा बनूंगी। बेटी है वो क्या करना चाहती है, एक तो तारा बनना चाहती है, तारों की तरह चमकना चाहती है। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा जिस प्रकार चमकता है इस प्रकार मैं भी किसी का सहारा बनकर है वो चमकूंगी, इस तरह मैं बेटी हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, जिस प्रकार गगन यानी आकाश में चंद्र है चमकता है, इस प्रकार बेटी क्या कहती, मैं धरती पर चमकना चाहती। चमकना यानी क्या, एक तरह से नाम कमाना चाहती हूँ। धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी, धरती पर चमकते हुए मैं उजियारा, एक प्रकाश फैलाऊंगी, यानी एक विकास के लिए सबको आगे बढ़ाऊंगी। फिर क्या कहा है कि पढ़ूंगी,
लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करूंगी। ऐसे ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पढ़ना, लिखना, मेहनत करना जरूरी होगा। फिर क्या, अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी। खुद के पाँव पर चलते हुए मैं पूरी दुनिया है, यानी किसी के सहारे नहीं, किसी का साथ लेकर नहीं, मैं खुद स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बनकर है मैं अपने पाँव से ही पूरी दुनिया देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। और इस तरह खुद स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बनकर दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। फिर क्या कहा, फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी। जिस प्रकार फूल सुंदर होते, बाग में खिलते हैं, अच्छा लगता है, सबको अच्छे लगे, इस प्रकार मैं खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं। तो इस तरह वैसे ये छोटा सा काव्य दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद देखें तो ये आसान सा ही है। आप एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ दिया गया बॉक्स में जो समझ दी गई वो पढ़ोगे, एक दो बार काव्य पढ़ लोगे आराम से शब्दों से, तो और फिर मैंने जो समझाया वो एक बार ध्यान में रखा तो आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। शब्दार्थ भी यहाँ दिए, ये दो मुहावरे भी दिए, वो भी पढ़ लेना ताकि समझने में आसानी हो। फिर अभ्यास में यहाँ 5 प्रश्न यह जो दिए गए वो काव्य के सहारे आप अपने आप से उत्तर दे पाए, यही सब यहाँ मिले हैं, ठीक है। मौखिक उत्तर भी आप दे सकते हो। तो ये प्रश्नों को सोल्व करना है। उसके बाद देखें तो यहाँ शब्द अर्थ कोश में से ढूंढ कर है वह रखने हैं, ठीक है। शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखिए। क्या करना है कि इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है और फिर 1 2 3 4 यहाँ जो नंबर दिए हैं ना उस अनुसार उसमें रख देने हैं, लिख देने हैं, ठीक है। तो वो रहेगा। इसके बाद जैसे यहाँ चौथा प्रश्न उदाहरण दिया गया है, यहाँ ऊपर शब्द दिए गए हैं, नीचे उदाहरण दिए गए, तो उस प्रकार ये दिए गए हर एक शब्द को लेकर इस प्रकार का एक कोई भी वाक्य बनाना है। तो इसी तरह यहाँ ये 3 जो दिए हैं वो शब्दों को लेकर और इसके बाद भी यहाँ 2 जो दिए गए हैं उन 5 को लेकर है वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्य, ठीक है। फिर स्वाध्याय कि ये पहला प्रश्न है, उनमें 4 प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न दूसरा है काव्य पंक्तियों का भावार्थ, उसमें 2 दिए गए हैं, वो भी कंप्लीट करना है। समझे होगे उसी अनुसार लिखना है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न उदाहरण दिया गया सफल असफल और दोनों को लेकर फिर वाक्य बनाना। तो इसी प्रकार यहाँ जो ये 5 दिए गए शब्द उनका विरुद्धार्थी लिखना है और उनमें वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ वचन परिवर्तन रहेगा। उदाहरण दिए उस प्रकार, घोड़ा तो घोड़े, एक वचन में बहुवचन, फिर दोनों को लेकर वाक्य बनाना। इसी तरह यहाँ 4 जो शब्द दिए गए उनका मैं तो हम होगा, बच्चे तो बच्चा होगा, खिलौना तो खिलौने होगा, खेत तो खेत ही रहेगा, पर वाक्य उनका बदल जाएगा अर्थ से, ठीक है। तो इस प्रकार एक वचन बहुवचन को लेकर करना, यह सब कुछ है वो आपको समझ लेना है और लिख लेना। अब इसके बाद यहाँ जो भाषा सज्जता का भी जो भाग पूरा दिया गया ना वो आगे वीडियो के जरिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ मैं कुछ आगे दोहराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में वैसे काव्य की समझूती भी दी गई है, यह भाषा सज्जता में विशेषण जो दिया गया उनकी समझूती भी दी गई है, उनके उदाहरण के साथ सब कुछ है वह दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं जानता हूँ कि इतना सरल है यह काव्य कि एक बार यदि आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, उसमें जो कहा है वो उस पर ध्यान रखेंगे तो आराम से सब कुछ शब्द से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हम उस वीडियो की ओर। बेटी हूँ मैं बेटी
बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। यहाँ एक बेटी अपनी बात करते हुए कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं एक दिन आकाश में चमकने वाले तारे के समान चमकूंगी, अर्थात पढ़ाई लिखाई कर विकसित होकर दुनिया में लोगों का सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। जिस प्रकार गगन में चमककर चंदा पृथ्वी को रोशनी देता है, उसी प्रकार मैं भी धरती पर चमकूंगी। मेरी उन्नति और यश से धरती पर उजाला फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। मैं पढ़ूंगी और लिखूंगी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं सारी दुनिया को देखकर उसके व्यवहार को समझने का प्रयत्न करूंगी। मैं दुनिया को अच्छी तरह से जानूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। बगीचे में खिले फूल की तरह मैं भी दुनिया रूपी बाग में खिलूंगी, अर्थात मेरे कार्य रूपी सुगंध को फैलाऊंगी। जैसे तितली हवा में उड़ती है, उसी प्रकार मैं भी प्रगति करती हुई अपने लक्ष्य को पार करूंगी। मैं जीवन में विकसित होकर उच्च स्थान प्राप्त करूंगी। मैं खुशी से नाचूंगी और गीत गुनगुनाऊंगी। मैं एक बेटी हूँ। बाल दोस्तों, आइए इन वाक्यों का अभ्यास करें। इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। 1. मनाली साहसी बालिका थी। 2. बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। 3. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। 4. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। 5. वह आदमी जा रहा था। हाँ, तो दोस्तों आपने इन वाक्यों को सुना। इनमें कुछ शब्द गाढ़े हैं, जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह। ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मनाली कैसी लड़की है? मनाली साहसी लड़की है। यहां मनाली के साहस की विशेषता की बात है। उसी प्रकार हर एक वाक्यों को पढ़िए। फूल सुंदर, सुंदरता फूल की विशेषता है। विकेट 3, भारत की जीत, विकेट की संख्या 3। पानी थोड़ा सा, पानी कितना? थोड़ा सा। आदमी वह, उसी आदमी की बात है। अर्थात जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने विशेषण के बारे में जाना। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं। 2. मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। 3. कौवे का रंग काला होता है। 4. खरगोश का शरीर मुलायम होता है। 5. शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 6.
भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7. पानी गंधहीन होता है। 8. पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। यह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों का अभ्यास करें तो ईमानदार संज्ञा के गुण दोष बताता है। लंबा आकार या अंतर बताता है। काला रंग या रूप बताता है। मुलायम स्पर्श बताता है। स्वस्थ दशा या अवस्था बताता है। भारतीय स्थान देश काल बताता है। गंधहीन स्वाद या गंध बताता है। पूर्व दिशा को दर्शाता है। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष आकार रंग रूप स्पर्श दशा अवस्था स्थान देश काल स्वाद गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए, गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। 1. गुण दोष ईमानदार बुद्धिमान चतुर योग्य अच्छा बुरा बेईमान दुष्ट क्रूर आलसी अयोग्य पापी आदि। 2. आकार गोल चौड़ा लंबा पतला छोटा मोटा वर्गाकार तिकोना आदि। 3. रंग रूप सफेद काला पीला सांवला गोरा मैला चमकीला आदि। 4. स्पर्श कोमल कठोर खुरदरा चिकना मुलायम आदि। 5. दशा अवस्था स्वस्थ कमजोर बीमार दुर्बल रोगी बूढ़ा युवा आदि। 6. स्थान देशकाल ग्रामीण प्राचीन भारतीय शहरी जापानी पंजाबी आदि। 7. स्वाद गंध मीठा खट्टा चटपटा कड़वा फीका तीखा आदि। 8. दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि। मित्रों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। 2. आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। 3. गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। 4. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। 5. हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। यहां हर एक वाक्य में किसी न किसी संख्या का बोध होता है। जैसे कि नदियां 3 जो संख्या दर्शाता है। दूध आधा लीटर जो मात्रा दर्शाता है। कक्षा तीसरी जो क्रम दर्शाता है। शतक दोहरा जो आवृत्ति दर्शाता है। दिशा चारों जो समूह दर्शाता है। इससे वह पता चलता है कि जो शब्द वस्तु की निश्चित संख्या का बोध करते हैं
उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। 2. कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। 3. ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। इन वाक्यों में आपने देखा कि रेखांकित शब्द संख्या का बोध करता है, किंतु संख्या निश्चित पता नहीं चलती। अतः जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद इस प्रकार से है। 1. पूर्णांक बोधक। 1, 3, 9, 1000 आदि। 2. अपूर्णांक बोधक। आधा, पाव, डेढ़, पौना, ढाई आदि। 3. क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। 4. आवृत्तिवाचक। दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। 5. समूहवाचक। दोनों, तीनों, चारों आदि।